इसको थोड़ा सा आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल मैंने जो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को शुरू कर दिया था, ठीक है। तो कल हमने जो है वो प्रेशर ऑफ गैस जो है उसको कैलकुलेट करना शुरू किया था। तो मैंने एक क्यूबिकल वैसल बनाया था इस तरह, ठीक है जी। इस क्यूबिकल वैसल के अंदर हमने कहा था कि ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये इसकी वाई है, ये इसकी जेड है। और इसमें हमने वैसे तो लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है, लेकिन पहले मैं स्टार्ट इसका प्रेशर जो कैलकुलेट वो एक मालिक्यूल से करूँगा, ठीक है। मेरे पास एक मालिक्यूल है जिसका मास m1 है और v1x उसकी वेलोसिटी है और टोटल लेंथ इसकी l है, ठीक है। m1 मास ऑफ वन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल का जो है वो मास है, ठीक है। उसके बाद v1x क्या है? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वन मालिक्यूल विच इज़ मूविंग इन द x डायरेक्शन। It is the velocity of one molecule which is moving in x direction, जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है प्रेशर, ठीक है जी। वी वांट टू फाइंड आउट प्रेशर। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो है ये इसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट, कितना फोर्स एग्जर्ट कर। कल मैंने आपको बताया था कि ये जाएगा, इससे टकराएगा, वापस आएगा और टकराएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितनी लेंथ कवर करेगा? During the collisions, molecule will cover total length टू एल टोटल लेंथ जो है ये कवर करेगा ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जरा ये फेस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फेस कौन कौन से हैं? आप देखें कि मैंने इनको नाम दिया हुआ है ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। अब हमारे पास एक फेस है, फेस 1, ए बी सी डी ए, और दूसरा फेस 2, ई एफ जी एच एफ, सॉरी, ई एफ जी एच एफ ई, ये सेकंड फेस है।
अब मालिक्यूल क्या कर रहा है, मालिक्यूल जो है वो इन फेसेस के दरमियान में रिबाउंड हो रहा है, इधर जाके टकराता है, इधर जाके टकराता है, ये कर रहा है। ये सिर्फ एक मालिक्यूल नहीं कर रहा, ये तमाम डायरेक्शंस के अंदर जितने मालिक्यूल्स हैं वो ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो वाई डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन हो, सारी डायरेक्शनों के अंदर जो है वो ये काम कर रहा है। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये क्यूबिकल कंटेनर है, तो ये क्यूबिकल कंटेनर जो है इसकी वाल्स हैं और मालिक्यूल जब इन वाल्स के साथ टकरा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कोलिजन्स क्या हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए रिबाउंड हो रहा है ना। देखो ना, गेंद पकड़ो, आप गेंद पकड़ के इस तरह भड़की गेंद इस दीवार के साथ मारो, वो जितनी ताकत के साथ मारोगे उतनी वापस आ जाएगी, लेकिन उसके मुकाबले में हार्ड बॉल उठा के इसके साथ मारे तो उस तरह वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हार्ड बॉल है वो जब लगेगा दीवार के साथ उसकी एनर्जी लॉस होगी। इसी तरह इसकी फॉर एग्जाम्पल आप गेंद लें, हार्ड बॉल लें, उसको मिट्टी में मारें, मिट्टी में मारें तो वो मिट्टी के अंदर ही धंस जाएगा, क्योंकि उसका कोलिजन जो उस डस्ट के साथ हो रहा है या मड के साथ हो रहा है वो इलास्टिक नहीं है, वो इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, दीज आर द इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। कोई एनर्जी की डेसिपेशन नहीं हो रही, मालिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है मेरी बात। अच्छा, अब जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, इसका इनिशियल मोमेंटम यानी कि मेरे पास जो पी आई है वो MIV1X होगा, ठीक है। P इनिशियल, P फाइनल M1V1X, लेकिन माइनस के फाइन के साथ, बिकॉज मूविंग इट इज़ आफ्टर कोलिजन, इट इज़ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि कोलिजन के बाद जो है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा P जो है वो PF माइनस PI के बराबर होगा, ठीक है। तो आप देखें कि डेल्टा PF कितना है, -M1V1X माइनस M1V1X, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P -2M1V1X, ये आ गया, ठीक है। दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, इतनी मोमेंटम के अंदर चेंज आ रही है इस एक मालिक्यूल के लिए जिसका आपने मास M1 जो है उसको कंसिडर किया। अच्छा, अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास निकल आया। नो, ज़ाहिर बात है कि जब कोलिजन्स हो रहे हैं तो टाइम पास कर रहा है और ये मालिक्यूल जो है कोई लेंथ कवर कर रहा है, तो हमें इस फार्मूले का पता है कि S V डेल्टा T के बराबर होता है, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा T S ओवर V के बराबर होगा, तो S क्या है यहाँ पर जो लेंथ है L, डेल्टा T L ओवर V कितनी है V1X, अब लेंथ L है कि 2L है, लेंथ तो 2L है, ठीक है। तो डेल्टा T जो है ये हमारे पास 2L ओवर V1X के बराबर आ जाएगा। इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं इन कोलिजन्स की कोई फ्रिक्वेंसी है,
हाँ कल सुनो 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 सुनो, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं ये इनकी कोई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, कितनी दफ़ा आ जाके टकरा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, व्हाट इज दिस इज़ फ्रिक्वेंसी, ये जो है ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो आप एफ फ्रिक्वेंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1/डेल्टा टी, इसके बराबर होती है फ्रिक्वेंसी 1/डेल्टा टी के। तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं फ्रिक्वेंसी निकाल लूँ तो फ्रिक्वेंसी मेरे पास क्या आएगी, 1/डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास निकली है 2L/v1x, यानी कि 2L/v1x, दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकल आई। क्या हुआ v1x को, ओह अच्छा उल्टा, सॉरी, ठीक हो गया। v1x/2 ये फ्रिक्वेंसी निकल आई है, ठीक है। इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ वो कोलाइड कर रहा है, बार बार आ रहा है, टकरा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये हमने एक्स में डाली है, वाई जेड सब में वो इसी तरह ही कर रहे हैं। अच्छा, अब न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपने एक पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब मैं ज़रा वो लिखने लगा हूँ क्योंकि मैंने ये जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाली है ना, मैंने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, F डेल्टा p/डेल्टा t पढ़ा हुआ ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज न्यूटन सेकंड, आपने मैकेनिक्स 1 के अंदर पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कोई बॉडी मूव कर रही है ना, आप उसके ऊपर एक्सटर्नल से फोर्स लगाएं, यहाँ उसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू -2m1v1x है और 1/डेल्टा टी की वैल्यू आपने निकाली है v1x/2l विच इज़ फ्रिक्वेंसी, ये निकाली है। पुट दिस वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास आएगा f -2m1v1x 1/डेल्टा t v1x/2l। तो f इज इक्वल टू -2m1v1x²/2l। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब क्या है, इसमें से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो f मेरे पास -m1v1x²/l। तुम दोनों बाहर जाके अपने मामला डिस्कस, चलो उठो, दोनों उठो, चलो बाहर, पहले बाहर जाके मसला डिस्कस करके और फिर अंदर आ गए। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को, चलो बाहर दफ़ा हो जाओ, दोनों दफ़ा हो जाओ, निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो।
दफ़ा हो जाओ दोनों भाई। बेहिस बहुदा लोग, समझ नहीं आती है, 20 दफ़ा बताया, चलो निकलो बाहर, दफ़ा हो जाओ, शक्ल ना मुझे नजर आए तुम्हारी। बकवास कर। अच्छा, तो f जो है हमारे पास वो m1 v1 x का स्क्वायर ये आ गया। अब आप देखें कि एक्शन और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पार्टिकल गया, यूं टकराया, यूं वापस आया। अब ये वाल जो है इसकी, वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये रिबाउंड हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। आपने पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो ये कहती है कि न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होते हैं आइडियल गैस में। तो हमारे पास ये आइडियल गैस ही है ना, तो न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ सारे एप्लीकेबल हो रहे हैं इसके ऊपर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, यू आर लुकिंग दैट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू माइनस F के बराबर है। तो F इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस m1 v1 x का स्क्वायर ओवर L। ठीक है, और F जो है दैट इज इक्वल टू m1 v1 x का स्क्वायर ओवर L। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। ये वो फोर्स है कि जो x एक्सेस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है किसकी, इस मॉलिक्यूल m1 की जिसकी वेलोसिटी v1 x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स m1 v1 x ओवर L जो है वो निकल आए। अब प्रेशर जो है मॉलिक्यूल का, हम इस एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रेशर है, the pressure of molecule along x axis, जो प्रेशर है मॉलिक्यूल का x एक्सिस के अलॉन्ग, f ऑफ x px ओवर a, वो इसके बराबर है। एफ एक्स ओवर ए। इसमें अब एफ एक्स जो है ये अब मुझे यहाँ पर जनरलाइज करना पड़ेगा इसे, इस एफ एक्स को। ये एफ एक्स टोटल फोर्स है, वो जो वहाँ पर निकली है फोर्स, ठीक है, ये वाली जो है, इसको एक्चुअली ये है F1x, ठीक है। ये F1 एक मॉलिक्यूल की x डायरेक्शन में फोर्स है, लेकिन मैंने तो अब पूरे का करना है ना कि इस पूरी x डायरेक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनका प्रेशर जो है वो क्या है, हाउ मच प्रेशर दे हैव। तो इसको मुझे समेशन की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स F1x F2x प्लस Fnx, n तक ले जाऊंगा मैं इसे, ठीक है। तो और a जो है एरिया लेंथ इनटू विड्थ, L मल्टीप्लाई बाई L इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो P ऑफ x मेरे पास क्या आ जाएगा, F1x प्लस F2x प्लस Fnx डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास प्रेशर जो है वो निकला है। मैंने n तक इसको जो है वो उठा के ले गया हूँ, n मॉलिक्यूल्स तक के लिए। अच्छा, अब आप इसको देख लें कि 1 ओवर L स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन निकल आएगा, 1 ओवर L स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो F1x प्लस F2x अप टू सो ऑन F1 Fnx।
ठीक है, ये मेरे पास प्रेशर आ गया। अब इसके अंदर F1x, F2x, Fnx इनकी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, निकाली हुई है आपने F1x, F2 सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने निकाली हुई हैं। तो अब ये मैं फिगर मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मज़ीद। अब हमने मेन कैलकुलेशन जो है वो कर ली है। P ऑफ x 1/L², इसके अंदर वैल्यू रखें। अब F1x की वैल्यू कितनी है, m1v1x का स्क्वायर ओवर L प्लस m2v2x का स्क्वायर ओवर L अप टू सो ऑन mn_vn_x का स्क्वायर ओवर L। ठीक है, यही है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एल जो है उसको इस तरफ ले हैं, बाहर निकाल लें, तो 1/L³ m1v1x का स्क्वायर प्लस m2v2x का स्क्वायर अप टू सो ऑन mn_vn_x का स्क्वायर। अब L³ आ गया, ये कोई वॉल्यूम टाइप चीज़ बन गई। मैं इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करता हूँ और n से डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को। तो px n/L³ m1v1x का स्क्वायर प्लस m2v2x का स्क्वायर प्लस mn_vn_x का स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय n। अब ये सारी चीज़ क्या है, ये वाली सारी, ये सारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एवरेज स्क्वायर ऑफ वैल्यूज है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो x डायरेक्शन है, उस x डायरेक्शन के अंदर एक मालिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं, और वो मालिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली कर रहे हैं मूव। कोई x में जा रहा है, कोई y में जा रहा है, कोई z में जा रहा है, सब की मोशन जो है वो रैंडम है। तो अगर आप उनकी इन रैंडम मोशंस को कैलकुलेट करना शुरू करें तो आप कहेंगे जी कि vx माइनस vx 0, vy माइनस vy 0 और vz माइनस vz 0 सारे अपोजिट में है, तो इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा स्क्वायर आ रहा है वेलोसिटी का रिलेशन के अंदर, वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है। नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा वो स्क्वायर, क्योंकि भाई वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है मालिक्यूल्स की। ठीक है, मैथमेटिकली देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, कर रहे हैं मूव, इधर उधर आगे पीछे जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब आप देखें कि इसके अंदर चूँकि ये जितने मालिक्यूल्स हैं इन सब का मास सेम है। ठीक है, ऑल मालिक्यूल्स हैव सेम मास, सारे मालिक्यूल्स जो हैं उनका मास चूँकि सेम है तो px m बाहर आ जाएगा, mn/L³ v1x स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर अप टू सो ऑन vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
अब ये सारी चीज़ क्या है? दिस इज एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। ये हमारे पास एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज है। इसको हम कहेंगे वी स्क्वायर एन एक्स एवरेज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये सारी टर्म v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी Px is equal to mn over l क्यूब v स्क्वायर एन एक्स इसके बराबर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली Px mn over l क्यूब v स्क्वायर x के बराबर। अच्छा, इसमें अब वेक्टर एडिशन करें अगर बाय वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन ये कहती है कि वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड के बराबर है। तो वी स्क्वायर एवरेज वी स्क्वायर एक्स एवरेज प्लस वी स्क्वायर वाई एवरेज प्लस वी स्क्वायर जेड एवरेज इसके बराबर हो। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये सारी रैंडम वेलोसिटीज हैं तो इन सब की एवरेज बराबर होगी। वी स्क्वायर एक्स एवरेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर वाई एवरेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर जेड एवरेज। रैंडम है ना, सब की एवरेज एक ही है, बराबर है एक दूसरे के। तो हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स, यानी कि वी स्क्वायर एवरेज 3 वी स्क्वायर एक्स एवरेज के बराबर आ जाएगा। अब वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आई है, तो वो वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के ठाप पर यहाँ पर पुट कर दें। तो पी एक्स एम एन ओवर एल क्यूब वी स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरफ ये 3 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वी स्क्वायर एक्स एवरेज क्या आएगा 1/3 वी स्क्वायर एवरेज 3l क्यूब वी स्क्वायर एवरेज। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये हमारे पास एम एन ओवर एल क्यूब, ठीक है, एम एन ओवर एल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, एन ओवर एल क्यूब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट
वॉल्यूम, तो एम एन मास उन पार्टिकल्स का, तो एम एन ओवर एल क्यूब इज इक्वल टू वी। तो पी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, बल्कि ये एक मिनट, ये तो वॉल्यूम एल क्यूब जो है आपके पास, ठीक है। मैं इसको राइट डाउन करता हूँ, इस इक्वेशन को ज़रा देखें आप कि पी एक्स एम एन 3v, क्योंकि एल क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। तो वी स्क्वायर, अच्छा इसको ना ज़रा वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, ये वी बड़ा है, ये वॉल्यूम है, वो वेलोसिटी है, डोंट कंफ्यूज इट, दिस इज़ वी वॉल्यूम। और अच्छा अब एम एन ओवर वी, एम एन ओवर वी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है ये वो होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हाट वी विल हैव, एम एन ओवर वी इज इक्वल टू रो एक्स, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। इसको रो एक्स भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये रो ही है सिर्फ, ठीक है, हमने इसको जनरलाइज कर दिया। तो पी एक्स रो ओवर 3 वी स्क्वायर, ये हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस निकला है, ठीक है। अब इसी तरह पी वाई रो ओवर 3 वी स्क्वायर होगा और पी जेड भी रो ओवर 3 वी स्क्वायर होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रेशर जो है गैस का वो निकला है किस में, एक्स वाई और जेड जो डायरेक्शंस हैं उनके अंदर। एक काम हो गया, ठीक है। हमने ये प्रेशर ही जो था इसको कैलकुलेट करना था। अब हमने आगे इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है और इसका टेम्परेचर जो है उसको भी कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इसको, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, मैं इसको ज़रा जर्नलाइज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि P मेरे पास रो बाई 3 वी स्क्वायर एवरेज के बराबर है, एक्स वाई जेड है, तो जर्नलाइज कितना हो गया, P इज इक्वल टू रो बाई 3 वी स्क्वायर एवरेज के बराबर। अब मैं अगर इसको ज़रा कुछ चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ इस इक्वेशन को, की जा सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। P देखें, रो आपके पास क्या थी, एम एन ओवर वी, एम एन ओवर 3 वी स्क्वायर एवरेज। तो P M को अंदर ले जाए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 3v 1 ओवर 2 mv स्क्वायर, टू एन। तो ये क्या चीज़ है, बन गई काइनेटिक एनर्जी, P 2n ओवर 3v काइनेटिक एनर्जी एवरेज। इसका मतलब ये है कि प्रेशर
ये तो कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका सिस्टम है, सिस्टम क्या है, एक क्यूबिकल वैसल है, उस क्यूबिकल वैसल के अंदर एक आइडियल गैस जो है वो इनक्लोज्ड है। तो जब वो इनक्लोज्ड है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो क्यूबिकल वैसल है उसकी वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं, और जब वो टकरा रहे हैं तो वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो हमने जो सारी कैलकुलेशन की है यहाँ से हमें ये पता चला है कि प्रेशर एक्चुअली कब ज़्यादा होगा, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा होगी तो तब प्रेशर भी ज़्यादा। जितनी अब काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी को एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी दें, टेम्परेचर दें, हीट दें, हमें पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं आपको दूसरा भी आज पढ़ा दूँगा, मैं नहीं आए होंगे अब। ठीक है।